हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 32। देखिए, इस लेक्चर में एक बहुत स्पेशल टॉपिक का डिस्कशन आपको करना है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सपोज करो उस सॉल्यूशन में जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, अगर उसको सॉल्यूशन से सेपरेट कर लिया जाए बाय सक्सेसिव इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, इस डेफिनेशन को हम कैसे इलेबोरेट करेंगे, सब कुछ यहां पे डायग्रामेटिकली आपको समझना पड़ेगा, तब ये मामला आपको समझ में आएगा। तो चलिए भाई, बिना समय गंवाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की शुरुआत करते हैं। और जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डायग्रामेटिकली डील कर लेंगे तो फिर इसका डेफिनेशन आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए एंड बी। मेरा सॉल्यूशन यहां पे है कंपोज्ड ऑफ ए एंड बी, और मैंने सोचा है कि जो आपका पी नॉट ए का डेटा है वो एग्जैक्टली पी नॉट बी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर है। मतलब ऐसा कि जो कंपोनेंट ए है वो कंपोनेंट बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा वोलेटाइल है। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करेंगे तो हमें ए का सेपरेशन यहां पे करना पड़ेगा सॉल्यूशन से, हमें ए को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। इसके लिए थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पे करना पड़ेगा, तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो मैं क्या करूं, उसको ध्यान से देखना। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास ये फर्स्ट वेसल है, इट्स अ फर्स्ट वेसल। एक और वेसल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। चल, ये रहा हमारा सेकंड वेसल। एक और ड्रॉ करो, ये हमारा है थर्ड वेसल। वेसल यहां पे बहुत सारे होते हैं, हमने इलिस्ट्रेशन पर्पस के लिए 3 वेसल ड्रॉ किए हैं, समथिंग इस तरीके से। मान लो ये जो आपका पहला वेसल है, इसको मैंने कहा वेसल नंबर 1, इसको यहां पे वेसल 2, इसको यहां पे हम कह देंगे सपोज करो वेसल 3। मान लो इस वेसल में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, उस समय ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा, लिक्विड स्टेट में ए का मोल फ्रैक्शन XA है, उसी स्टेट में जो बी का मोल फ्रैक्शन यहां पर होगा, दिस करेस्पॉन्ड्स टू XB। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब जरा सोच के देखो क्या होगा। इस वेपर स्टेट में भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने पॉसिबल है। जैसे मैंने जो नोटेशन यूज किया हुआ है कि इस चैप्टर में वेपर स्टेट में YA एप्लीकेबल होता है, Y एप्लीकेबल होता है ना, तो मैंने सोचा कि भाई वेपर फेज में जो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है, दिस इक्वल्स टू YA, जो यहां पे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन होगा, लेट्स से दिस इक्वल्स टू कितना बोल YB। ऐसा कुछ करेंगे। तो हमने यहां पे वेसल 1 में कुछ वेपर्स का फॉर्मेशन कर लिया, उन वेपर्स को हमें रिकंडेंस करना। देखो यहां पर क्या करेंगे, इन वेपर्स को हमें दूसरे वेसल में शिफ्ट करना है, और जब इसको रिकंडेंस करेंगे तो अगेन एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ अगेन ए एंड बी। अब थोड़ा सोचने का विषय है। देखिए, अब इसके बाद में कुछ चीजें एलेबोरेट करता हूं। सोचो, ऐसे सोचो, चूंकि हमारे पास यहां पर ए और बी प्रेजेंट है। अब ऐसे सोचो, ए ज्यादा वोलेटाइल है बी के रेस्पेक्ट में ना, तो ए का जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगा वो बी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर हो जाएगा। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जब हम यहां पे वेपर्स का फॉर्मेशन करेंगे तो वेपर स्टेट में जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और बी का मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे सोचते हैं ना भाई। XA XB आपके सॉल्यूशन फेज में है। जब यहां पे वेपर फेज की बात आप करोगे तो हम यहां पे स्पष्ट कह सकते हैं कि जो YA होगा, अब सोचो वेपर फेज में चूंकि ए ज्यादा वोलेटाइल है ना, तो ए यहां पे ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन करेगा बी के रेस्पेक्ट में। मतलब वेपर यहां पे थोड़ा सा रिच होगा ए के रेस्पेक्ट में ना। सॉल्यूशन से अगर वेपर का कंपैरिजन करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर होगा वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ए के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रिच हो जाएगा, बी के हिसाब से थोड़ा सा पुअर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा वोलेटाइल है। ए के पास वेपर फॉर्मेशन का टेंडेंसी बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, क्योंकि जो पी नॉट ए का डेटा आपको यहां पे दिख रहा है वो पी नॉट बी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर है। नाउ इन्हीं वेपर्स को हमें अगले वेसल में रिकंडेंस करना है। तो जरा सोचो, जब यहां पे अगले वेसल में इन वेपर्स को रिकंडेंस करेंगे और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने देंगे, देखो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो थोड़ा सा ये वेपर फेज में जाएगा, थोड़ा सा ये लिक्विड वेपर फेज में जाएगा। तो खैर, तो सोच के देखो, जब यहां पे
इस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन आप करोगे, मैंने कहा कि यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन है XA डैश, जो आपका यहां पे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है दिस इक्वल्स टू XB डैश, ऐसा कुछ। चूंकि इन वेपर्स को हमने सीधा कंडेंस करके अगले सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया है ना, मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि प्रीवियस वेसल का जो वेपर कंपोजिशन होगा वो नेक्स्ट वेसल का सॉल्यूशन कंपोजिशन हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो आपका यहां पर XA डैश का डेटा होगा दिस इक्वल्स टू YA, जो आपका यहां पर XB डैश का डेटा होगा दिस इक्वल्स टू YB। क्लियर? जब इक्विलिब्रियम यहां पे एस्टैब्लिश होगा तो वेपर स्टेट में भी A और B आपको नजर आएगा। मैंने सोचा कि यहां पे वेपर स्टेट में A का मोल फ्रैक्शन YA डैश है और इसी स्टेट में जो B का मोल फ्रैक्शन यहां पर है दिस इक्वल्स टू सपोज कर YB डैश, ऐसे हमने सोच लिया। चूंकि A B के रेस्पेक्ट में ज्यादा वोलेटाइल है ना, मतलब यहां पे स्पष्ट कहा जा सकता है कि आपका जो वेपर होगा अगर उसका कंपैरिजन हम सॉल्यूशन से करेंगे तो वेपर यहां पर A के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा रिचर हो जाएगा और B के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा पुअर हो जाएगा। मतलब यहां पे एक बात तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे आगे हम प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन स्टेट में, वेपर स्टेट में A बढ़ता चला जाएगा, B कम होता चला जाएगा। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। जिन वेपर्स का फॉर्मेशन यहां पे हो रखा है उन वेपर्स को हम तीसरे वेसल में शिफ्ट करेंगे और इसको भी कंडेंस कर लेंगे। तो अगर इसको कंडेंस करते हैं तो यहां पे एक फाइनल सॉल्यूशन का फिर से फॉर्मेशन होगा और लिक्विड फेज में A का मोल फ्रैक्शन कितना, तो XA डबल डैश, B का मोल फ्रैक्शन यहां पर क्या होगा सोच के देखो, दैट विल बी इक्वल टू XB डबल डैश ना। और यहां पे साफ साफ जाहिर है कि चूंकि इन वेपर्स को हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया है ना, तो इस वेसल का जो वेपर कंपोजिशन होगा वो नेक्स्ट वेसल का लिक्विड कंपोजिशन हो जाएगा, बोला जा सकता है ऐसा। मतलब आपका जो XA डबल डैश होगा उसको लिखा जा सकता है बहुत आसानी से YA डैश, जो आपका यहां पर XB डबल डैश होगा उसको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है दैट विल बी YB डैश। और वही बात जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रिएट होगा तो वेपर स्टेट में A का मोल फ्रैक्शन यहां पर हो सकता है YA डबल डैश, B का मोल फ्रैक्शन यहां पर हो सकता है YB डबल डैश। और सोच के देखो ना, चूंकि A यहां पर भी ज्यादा वोलेटाइल है B के रेस्पेक्ट में, तो A यहां पे ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन करेगा B के रेस्पेक्ट में, मतलब ये जो वेपर होगा वो A के रेस्पेक्ट में और ज्यादा रिच हो जाएगा। फिर इसको रिकंडेंस करेंगे, फिर इसको रीइवेपोरेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो A का प्रोपोर्शन आपके सिस्टम में बढ़ता चला जाता है, B का प्रोपोर्शन आपके सिस्टम में कम होता चला जाता है। मतलब लास्ट में केवल A बचेगा और B खत्म हो जाएगा, बोला जा सकता है ऐसा। मतलब हम यहां पर A को B से सेपरेट कर लेंगे, यही तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, देखो पेरेंट सॉल्यूशन आपके वेसल 1 में प्रेजेंट है, लिक्विड फेज में A का मोल फ्रैक्शन XA, B का मोल फ्रैक्शन XB। वेपर का फॉर्मेशन होगा A का मोल फ्रैक्शन YA, B का मोल फ्रैक्शन YB। उन वेपर्स को रिकंडेंस करके अगले सॉल्यूशन का फॉर्मेशन आप करेंगे। और यहां पे ट्रिक बिल्कुल सिंपल सा है कि अगले लिक्विड सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा वो प्रीवियस सॉल्यूशन के वेपर कंपोजिशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर इसको री इवेपोरेट होने देना है, तो सोचो Y ज्यादा क्रिएट होगा, A ज्यादा क्रिएट होगा, B कम क्रिएट होगा, क्योंकि A तो ज्यादा वोलेटाइल है B के रेस्पेक्ट में। मतलब ये जो वेपर होगा वो A के रेस्पेक्ट में रिच होता चला जाएगा। फिर इसको रिकंडेंस करेंगे, फिर से जब इसको रीइवेपोरेट होने के लिए छोड़ देंगे तो वेपर में फिर से A ज्यादा डेवलप हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आगे प्रोसीड करोगे आपके सिस्टम में A बढ़ता चला जाएगा, B कम होता चला जाएगा। अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाए तो लास्ट में केवल A बचेगा और B खत्म हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने A का सेपरेशन कर लिया, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वही बात, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को लेस वोलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट करना, सॉल्यूशन से सेपरेट करना बाय द सक्सेसिव इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आप ऐसे याद कर लें, आप इसको नोट कर सकते हैं। द ट्रिक इज, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि द वेपर कंपोजिशन ऑफ द प्रीवियस वेसल becomes the liquid composition of the next vessel. I repeat, the vapor composition of the previous vessel becomes the liquid composition of the next vessel. मतलब साफ है, पिछले सॉल्यूशन का जो वेपर होगा वही कंपोजिशन नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिक्विड का हो जाएगा। और जैसे जैसे आगे आप प्रोसीड करोगे A बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कम होता चला जाएगा।
और जब इस प्रोसेस को सफिशिएंट टाइम्स हम रिपीट करेंगे तो सिस्टम में ए बचेगा और बी खत्म हो जाएगा, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको नोट करिए, उसके बाद इसके टाइप्स का डिस्कशन हम करते हैं। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक, द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड आइसोथर्मल डिस्टिलेशन एंड अदर इज कॉल्ड आइसोबारिक डिस्टिलेशन। जैसे नाम से जाहिर है, आइसोथर्मल डिस्टिलेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और जो आइसोबारिक डिस्टिलेशन होगा वो आइसोबारिक प्रोसेस होगा जहां पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा। ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, देखो क्या हो सकता है। आइसोथर्मल डिस्टिलेशन में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हाँ प्रेशर को चेंज करेंगे। अब थोड़ा सा रफ में मैं बात करता हूं, अब थोड़ा सा रिकॉल करें। देखो क्या हो सकता है, किसी भी सॉल्यूशन को सिग्निफिकेंटली इवेपोरेट करने का एक तरीका हो सकता है, वो हो सकता है प्रेशर को डिक्रीज करना। सोच के देखो, वी आर गिवन अ सॉल्यूशन, इस पिस्टन को जैसे जैसे एलिवेट करोगे ना, वैसे वैसे वेपर के लिए स्पेस यहां पे बढ़ता चला जाएगा। जब वेपर के लिए स्पेस यहां पे बढ़ता चला जाएगा तो वेपर का फॉर्मेशन भी होता चला जाएगा। मतलब पिस्टन को एलिवेट करने से ऊपर के प्रेशर को कम करने से, ध्यान से, ऊपर के प्रेशर को कम करने से वेपोराइजेशन पॉसिबल हो सकता है। इस तरीके से बात आएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो होता क्या है, सोच के देखो। वही बात है कि थोड़ा सा जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे पहले सिस्टम को इवेपोरेट होने दिया। अब वो तीनों वेसल अपने सामने रखो, जो डायग्राम में ड्रॉ किया था ना, उसको सामने रखो। सोचो कि पहले वेसल में जो हमने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है उसमें कोई टेम्परेचर चेंज हमने नहीं करा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर इसमें वेपर का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस वेपर को आगे रिकंडेंस करेंगे लेकिन टेम्परेचर अनअफेक्टेड रहेगा। फिर आगे वेपर्स का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उन वेपर्स को लेकर तीसरे वेसल में डालेंगे, रिकंडेंस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करो, देखो आपके नोट्स में तीनों वेसल का डायग्राम ड्रॉन होगा, उसको दोबारा रिविजिट करो। इमेजिन करो कि आपने टेम्परेचर को फिक्स रखा है और इवेपोरेशन होने दिया, इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने दिया, सक्सेसिव इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपने एग्जीक्यूट करे, लास्ट में ए सेपरेट हो गया और दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कहने का मतलब है कि इसको यहां पे कैसे डील करेंगे। देखो, आइसोथर्मल डिस्टिलेशन का मतलब यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, दैट मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और हर केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। मतलब यहां पे प्रेशर को क्या लिखा जा सकता है, बोल, दैट इज वेरिएबल। जो प्रेशर होगा वो वेरी करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब ये डिस्कशन बेस्ट होता है डायग्राम से। इसको बेस्ट तरीके से समझने का तरीका है यूज द डायग्राम। देखो डायग्राम से इसको कितना आसानी से हम समझ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। और ये बात तभी आपको समझ में आएगी, मतलब इसमें जो फैक्ट होगा ना वो तभी आपको सही से क्लियर हो पाएगा जब आपने अच्छे तरीके से ये राउंड्स लॉ का डिस्कशन किया होगा, तब ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जरा यहां देखना, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। देखो मोल फ्रैक्शन दो टाइप का होता था ना, याद करो, एक्स और वाई, याद है। ये जो एक्स है वो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है और ये जो वाई है ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है, याद करो। अब थोड़ा सा रिकॉल करें, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने सोचा है, मैंने यहां पे सोचा कि पी नॉट ए, वही पी नॉट ए जो है वो पी नॉट बी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर है, यही बात मैंने यहां पे दोबारा सोची। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने सोचा, अब जैसे मैंने ये ग्राफ बार बार ड्रॉ किया है तो मेरे ख्याल से आपको यहां पे दिक्कत नहीं आएगी। ये जो एक्स ए का डेटा यहां पर होगा दिस इक्वल्स टू 0। अब सोचो अगर एक्स ए 0 होगा तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है एक्स बी इक्वल्स टू 1 है ना। अब जरा सोचो, हमारे सिस्टम में केवल बी प्रेजेंट है, ए तो है ही नहीं। मतलब जो वेपर्स यहां पे फॉर्म होगा वो केवल बी का होगा, ए का तो होगा नहीं। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि अगर एक्स ए आपका 0 के बराबर है तो वेपर स्टेट में वाई ए भी 0 होगा। सोच के देखो, अगर हमारे पास केवल बी प्रेजेंट है, ए तो है ही नहीं, वेपर स्टेट में केवल बी के वेपर्स होंगे, ए का तो होगा नहीं, ए तो इस सिस्टम में प्रेजेंट है ही नहीं। तो वाई ए को यहां पे क्या लिखा जा सकता है, ए 0, वी हैव वाई बी इज इक्वल टू, बोल क्या लिखेंगे, दैट शुड बी 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर अनदर एक्सट्रीम कंडीशन की बात करेंगे, सोच के देखो, यहां पर क्या लिखते थे हमेशा, वाई ए इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स ए इक्वल्स टू 1 ना।
अगर आपका यहां पर XA1 होगा, बहुत आसानी से कहा जा सकता है वी हैव XB इज इक्वल टू 0। बहुत आसानी से कहा जा सकता है वी हैव XB इक्वल्स टू 0। मतलब इस वाले सिनेरियो में हमारे पास केवल A प्रेजेंट है, B तो एब्सेंट है, B तो है ही नहीं। तो अगर हमारे पास केवल A होगा तो वेपर स्टेट में केवल A ही तो प्रेजेंट होगा। वी हैव Y इक्वल्स टू 0। ऑफ कोर्स यहां पे आपका जो YB का डेटा होगा दिस अगेन इक्वल्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, अगर P वर्सेस X को हम प्लॉट करें, या एक चीज और कर लेते हैं ना, XB1 है तो सोचिए यहां पे जो प्रेशर होगा उसको लिखेंगे P0B। रिकॉल करें, सब हमें पढ़ा हुआ पहले से। और अगर XA यहां पे 1 है तो ये जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो केवल A का होगा। दिस करस्पॉन्ड्स टू क्या भाई, दैट इज P0A। हमें टोटल प्रेशर पे काम करना है तो सोचो, अगर लिक्विड फेज में हम यहां पे टोटल प्रेशर की बात करते हैं ना, अगर हम यहां पे PX डायग्राम को प्लॉट करेंगे तो याद करो टोटल प्रेशर ऐसे ही ड्रॉ होता है ना, बाकी जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो ऐसे प्लॉट करेंगे, लेकिन हमें टोटल प्रेशर से मतलब है वो हमने इस तरीके से प्लॉट करना, दिख रहा सबको। तो अगर मामला यहां पे लिक्विड फेज का होगा तो टोटल प्रेशर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, सबको दिख रहा। उसके बाद याद करो, जब P वर्सेस Y को हम प्लॉट करते हैं ना, कुछ लेक्चर पहले की बात है, लिक्विड सॉल्यूशन में थोड़ा सा आप जाएंगे तो आपको वहां पे PY डायग्राम नजर आएगा। तो अगर P वर्सेस Y को ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ का नेचर यहां पर होता है क्या, याद करो, पैराबोला। तो अगर इसी टोटल प्रेशर को P वर्सेस Y से कैलकुलेट करेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। मतलब ये जो लाइन है ये वेपर का लाइन होगा और ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है वो लिक्विड का लाइन होगा। इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हम टोटल प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं ना तो ये स्ट्रेट लाइन होता है लिक्विड वाला और एक कर्व्ड होता है वेपर वाला। आप कंसल्ट करिए लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पे हमने PX और PY डायग्राम्स को प्लॉट किया था, वहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो लिक्विड फेज का ये कंपोजिशन है और ये कंपोजिशन किसका है, तो वेपर फेज का। सोचो, देखो क्या करेंगे। जैसे मान लो इस कंपोजिशन का कोई सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, यहां पर है सॉल्यूशन का लिक्विड कंपोजिशन। सोचो, अगर आपको इस कंपोजिशन का कोई लिक्विड दिया हुआ है, इस वाले कंपोजिशन का, तो जो आपका यहां पे टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इस वाले पॉइंट से इंडिकेटेड होगा। और जरा सोच के देखिए, इसी प्रेशर पे जो वेपर कंपोजिशन होगा वो ये होगा ना। सोच के देखो, ग्राफिकली सोचो, टोटल प्रेशर पे ये आपका लिक्विड कंपोजिशन है तो ये क्या है, बोल वेपर कंपोजिशन है, सबको दिख रहा है। और हमें वेपर को सीधा कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है ना। मतलब प्रीवियस वेसल का जो वेपर कंपोजिशन होगा वो नेक्स्ट वाले का लिक्विड कंपोजिशन होगा, ऐसा मैंने बार बार डिस्कस किया है। तो सोच के देखिए क्या लगता है, जो कंपोजिशन वेपर का है अगर उसको सीधा लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन का ये कंपोजिशन नजर आएगा और उस समय जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इतने के बराबर हो जाएगा। और उसी समय जो वेपर कंपोजिशन होगा वो ये डेवलप होगा, उस वेपर को फिर से लिक्विफाई करेंगे तो सेम कंपोजिशन का सॉल्यूशन यहां पे डेवलप हो जाएगा। क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे सक्सेसिव वेपराइजेशन और कंडेंसेशन हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो ये लाइंस होगा, ये जो पॉइंट्स होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। राइट में शिफ्ट होने का मतलब है ए का कंपोजिशन, ए का प्रोपोर्शन आपका बढ़ता जा रहा है और बी का कम होता जा रहा है। अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट आप करोगे ना, अगर इसी प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करोगे, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपके पास केवल ए बचेगा और बी खत्म हो जाएगा। तो ये आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसको इस तरीके से डील किया जाता है। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 32।